दोस्तों, आगे की स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वॉच कर लीजिए। आइए अब हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। एक दिन ऋषि गुंडों में फंस जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसे बचाने के लिए वहाँ आ जाती है। फिर एक गोली उसकी गर्लफ्रेंड को लग जाती है और वह गोली उसको आर पार करते हुए ऋषि की एक आँख में जाकर लग जाती है। अब ऋषि उसके हार्ट से आ जाता है और अय्यनार के पास आ जाता है और उससे बोलता है कि उस औरत के बारे में कोई जानकारी हमारी टीम को मिली है या नहीं, जिसने रवि राम की बेटी को बनराचिका वाली गुड़िया बेची थी। अय्यनार बोलता है कि उस औरत का नाम मंगई है। हमने उसे पूछताछ की और उसके घर की तलाशी भी ली थी। वह एक शो में बनराचिका का किरदार निभाती थी और उसके घर से बनराचिका की कॉस्ट्यूम मिलती है। लेकिन जब पुलिस वाले उसे पूछताछ के लिए बुलाते हैं तो उसको जंगल की फुटेज दिखाई देती है और वह कहती है कि ये मैं नहीं हूँ। पुलिस को भी उसकी बात पर विश्वास आ रहा था। अय्यनार के पास सत्या का फ़ोन आता है। वह उसे बताता है कि कैथी कहीं नहीं मिल रही है। अब अय्यनार ऋषि को बताता है कि कैथी सुबह से ड्यूटी पर वापस दिखाई ही नहीं दी थी और अब जंगल में पहुंच जाते हैं और कैथी को ढूंढते हैं। उन्हें कैथी के साथ नलिनी बेहोश मिलती है जो फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर रही थी। उसकी रिकॉर्डिंग ऑन भी थी। ऋषि उठाकर रिकॉर्डिंग देखता है। उस वीडियो में नलिनी बता रही थी कि कैथी को एक आँख वाले इंस्पेक्टर से प्यार हो गया है। अब वो कैथी को वापस ढूंढने लगता है। कैथी उसे पूरी तरह जालों में उलझी हुई मिलती है। वह उसे बचाते हैं और इलाज कराते हैं। फिर ऋषि जाकर कैथी से मिलता है और सब कुछ पूछता है तो बताती है कि मैं बेहोश हो गई थी। जब मेरी आँख खुली तो मेरे पास बनराची भी खड़ी थी। मैं डर के मारे फिर से बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो आपने मुझे बचा लिया। पुलिस वालों ने मंगई को अभी भी पकड़ रखा था। मंगई की माँ वकील को लेकर आ जाती है। पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। अगले सीन में गांव की एक औरत को दिखाया जाता है जो नींद से जाकर देखती है कि उसकी बेटी उसके पास नहीं है। वह बाहर देखती है। वो उसकी बेटी बनराची से बातें कर रही होती है। वो उसके पिता को कॉल करती है। उसके पिता पंडित को वहाँ ले आते हैं। पंडित अपनी क्रिया शुरू करता है। एक घेरा बनाता है जिसके दूसरी तरफ उस लड़की को बैठा देता है। वह लड़की घेरे के अंदर आकर बनराची जैसी हरकतें करने लगती है। तभी गांव के लोग क्रिया के बीच में ही उनके घर आ जाते हैं। पंडित उन्हें मना करता है पर वे नहीं मानते और गांव में एक खंबे से बांधकर उसे मारने लगते हैं। उसके माँ बाप मुखिया जी को बुलाकर लाते हैं। मुखिया उन्हें रोकता है पर गांव के लोग बोलते हैं कि एक दिन ये लड़की पूरे गांव को खा जाएगी। इतने कत्लों के बीच एक कत्ल और हुआ था। लोग उसे भी बनराची के हाथों हुआ मान रहे थे। एक ड्राइवर था जिसका नाम बाला था। अगले सीन में हमें बाला की पत्नी भी दिखाई जाती है जो मुर्गी को दाना खिला रही थी। एक आदमी इसके पास आता हुआ दिखाई देता है। वह उसे बताता है कि पुलिस वाला के बारे में इंक्वायरी कर रही है। क्या बाला मरने से पहले कुछ बोल रहा था? वो कहती है कि मुझे नहीं मालूम। फिर वह अपने घर के बाजार जाती है। अय्यनार उसके ऊपर नज़र रखे हुए था। थोड़ी देर बाद वो एक गाड़ी में बैठ जाती है और बाजार में एक सुरली नाम के आदमी के साथ सकारा में चली जाती है। अय्यनार दोनों की वीडियो बना रहा था। जब सुरली वहाँ से चला जाता है तब अय्यनार उसका पीछा करता है। वो जंगल में जाता है और ज़मीन में कड़े बक्से निकालता है। वह अपने ट्रक में बक्से रखकर आगे निकल जाता है। आगे इरफान और सत्या सभी की गाड़ियों की जांच कर रहे थे। सुरुली के उन बॉक्सों में उन्हें हाथी दांत और बाघ की खाल मिलती है। वे उसे अंदर कर देते हैं। फिर सत्या अय्यनार का धन्यवाद करता है और कहता है कि ये तो सिर्फ प्यादे हैं, अभी तो पोथर का पूरा गैंग बचा है। ऋषि सुरुली के पास जाता है और पूछता है कि बाला की पत्नी को कैसे जानते हो? वो बोला, मुझसे पहले बाला हाथी दांत इधर उधर करता था। जब उसने इस धंधे को छोड़ा तो बॉस को ये पसंद नहीं आया कि बाला का एक्सीडेंट हो गया और रानी ने ये बात अपने बेटे के भविष्य के लिए किसी को पता नहीं चलने दी। अगले सीन में लेडी पुलिस हमें चारों में से एक की मौत की वजह पता चल गई। जहाँ कैथी को बनराची दिखाई थी वहाँ ट्रैप था। वो बनराची नहीं बहरूपिया था। मतलब ये लोग अपनी स्मगलिंग के काम के लिए नाटक करते हैं। अय्यनार है बाकी 3 मौत का क्या? चित्रा कहती है कि शायद गलती से रोबोट ने पोस्टर्स की फ़ोटो खींची है। अय्यनार ने सुनना चाहता था कि बनराची ने किया है। वह बोलता है कि उसके कैमरे में ऐसी कोई फ़ोटो नहीं थी। चित्रा बोली, शायद डिलीट की होगी। मैं बाबा करवाने की कोशिश करूंगी। अय्यनार पूछता है वो प्रेग्नेंट औरत का पति
ए का मरण जो जंगल में जगह लेकर वहाँ कुछ बना रहा था उसका क्या। चित्रा बोली उसके पास भी ट्रक थे, वो भी इनका साथी होगा। ऐथी नाम भी वहाँ कोई काम करता होगा। ऋषि कैथी के पास जाकर बोलता है पिछले 5 सालों में वॉचिंग के सिलसिले में हुए लोगों की रिपोर्ट मुझे लाकर दो। तभी हम देखते हैं रात को इरफान की पत्नी उसके हाथ पे ताबीज़ बांधती है। इरफान भाई का कॉल सत्या के पास आता है। वे उसे जंगल में अपने पास आने को कह रहे थे। सत्या उन्हें वहां जाकर ढूंढने लगता है। उसे उनका वॉकी टॉकी मिलता है और बाइक गिरी मिलती है। वहां जाकर वो इरफान को ढूंढ ही लेता है और इरफान घायल था, वह उसे वहीं लिटा देता है। एक बहुत अजीब सी आवाज़ सत्या को आती है। वो बंदूक लेता है। अब सुबह का सीन दिखाया गया जहां दोनों के घर वाले उन्हें लेने स्टेशन आते हैं। मैडम उनके घर वालों से उन्हें वापस लाने का वादा करती है। वो उन्हें ढूंढने जाते हैं, वे दोनों कहीं नहीं मिलते। अगले सीन में इरफान और सत्या हमें दिखाए जाते हैं जो अलग अलग कैमरों में कैद थे पर एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते थे। पोचरों का मास्टर भोपड़ी दादा उनके पास आता है, उन्हें बहुत मारता है। फिर सत्या के पास उसकी पालतू चिड़िया आ जाती है, वह उनकी बातें सुनती है। थोड़ी देर में ऋषि उसे ढूंढता हुआ एक हाउस के बाहर आ जाता है जो सुनसान जगह थी। वहाँ बाहर खड़ा आदमी उसे अंदर आने से रोकता है। वो उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है अंदर से वो चिड़िया ऋषि को इशारे में बताती है। ऋषि ने चिड़िया पहले से देख ली थी, वो उसे पहचान गया था तो समझ जाता है। अब वो चुपके से उस घर के अंदर घुस जाता है और दोनों को लेता है। सारे पोचर को मार देता है पर उनका बॉस भोपड़ी दादा बच जाकर भाग जाता है। एक टूरिस्ट गाइड भी पोचर की गैंग में शामिल होता है। पुलिस वालों को उसके बारे में सुरली बताता है। वे एक बार उसे पकड़ने में नाकामयाब हो जाते हैं जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक कैमरे में होता है। जब थोड़ी देर में वो बाहर आ जाता है, वहाँ पुलिस उसका इंतज़ार कर रही होती है। पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं और उसको हेल्प से उनको सत्या और इरफान का पता चला था। अब पुलिस वाले सत्या को लेकर वापस स्टेशन पहुंचते हैं। अब सत्या के पिता उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। इरफान की पत्नी उसके बारे में पूछती है। कैथी उसे बताती है कि अब वे दुनिया में नहीं रहे। उनकी पत्नी बहुत रोती है। इरफान का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, सब उसमें शामिल थे पर सत्या एक पेड़ के पीछे बैठकर अकेला रो रहा था। ऋषि भी उसके पास चला जाता है और दुखी होता है। कुछ दिनों बाद जब ऋषि अपने ऑफिसरों से बात कर रहा था तो वो उन्हें बताता है जिन लोगों ने सत्या और इरफान की किडनैप किया था उनके फिंगरप्रिंट हमें जगह जगह मिले हैं। ये वनराची ये बनराची केस वाले लोग नहीं है। ऑफिसर कहता है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगले सीन में ऋषि रॉबर्ट को कैमरे की फ़ोटोज़ में चेक कर रहा था। उसे बकरियों की फ़ोटो मिलती है। बकरियों के गले में कुछ टैग्स लटके हुए थे जिसमें ऋषि उनके मालिक का पता लगा लेता है। वहाँ पहुँचकर एक आदमी को पकड़कर उससे पूछताछ करता है कि तुम रॉबर्ट को कैसे जानते हो। वो बताता है कि रॉबर्ट मेरे से बकरियाँ खरीदकर उन्हें बेहोशी की दवा देकर जंगल में छोड़ देता था। जब वह जंगली जानवर आते थे तो बकरियों का शिकार करते हुए जानवरों की फ़ोटो रॉबर्ट ले लेता था। ज़्यादातर नेचर फोटोग्राफर यही काम करते हैं। वो बोलता है कि अब मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करता, अपनी बकरी किसी को नहीं बेचता। अब ऋषि अपने घर आ जाता है। वह रात को जब सो रहा होता है तो नोटिस करता है कि उसकी खिड़की पे बहुत सारे कीड़े जाल बुन रहे थे। फिर वो एक स्प्रे लेकर बाहर आता है और उनके ऊपर स्प्रे कर देता है। उसे वहाँ बनराचिका खड़ी दिखती है। अब वो उनका पीछा करता है। बनराचिका भागने लगती है। ऋषि उसका पीछा करता है। करते करते काफ़ी अंदर तक आ जाता है। बनराची उसे छिप छिप कर देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बनराची उसके साथ खेल खेल रही हो। बनराची एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। अब ऋषि उसका पीछा करते करते बहुत आगे निकल जाता है। अब उसे बरगद का पेड़, कनेर का पौधा मिलता है। उसे उन फूलों से नशा हो जाता है। सामने पेड़ के एक खुशबू सी निकलती है और धीरे धीरे
उसकी तरफ बढ़ने लगती है। वह उसे बेहोश कर देती है। सुबह उसकी आँख खुलती है। वो अपने में था। उसके चारों तरफ कनेर के फूल थे। हम देखते हैं कि चित्रा अय्यनार को डर में बुलाती है कि एक रमन कौन के मैनेजर ने मैंने बसंती को कॉल किया था और किसी रिपोर्टर को रिश्वत देने के लिए कहा था। बसंती वही थी। चित्रा उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है। अय्यनार वहाँ से आ जाता है। चित्रा बोलती है मुझे लड़कियाँ पसंद है। दोनों ऋषि के पास जाकर बोले रॉबर्ट एका रमन दोनों का पोस्चर से लेना देना नहीं था। एका रमन ने 1 साल में हजारों पेड़ कटवा दिए थे। ऋषि कहता है मरने वालों ने जंगल को नुकसान किया। अब हम देखते हैं भोपड़ी दादा एक गुफा में था। उसका चाचा उसे खाना देता है और कहता है पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। वह पूछता है आदि कब आएगा। वो बोलता है कल आएगा, तुम निकल आना। अब हम देखते हैं कि ऋषि सत्या से मिलने आता है। सत्या अपने पिता को अंदर भेजता है। उसके पिता ऋषि को लंच अपने घर करने को कहते हैं। तभी दोनों का फ़ोन आता है। दोनों जंगल जाते हैं। एक और मर्डर हो गया था। मैडम बोलती है भोपड़ी दादा का चाचा इसे यहाँ से भेजना चाहता था। फिर उसके चाचा से पूछताछ करते हैं। वो बोलता है मैं जब गुफा से निकला मैंने आवाज़ सुनी, मैं छिप गया। वहाँ बनराची थी। फिर ऋषि और सत्या गुफा में जाने लगते हैं और स्टेशन से उसका मैसेज आता है। भोपड़ी दादा वाली जगह पे बहुत फुटप्रिंट थे। वे अपनी फ़ोटो खींचते हैं। वहाँ बहुत सारे चमगादड़ आ जाते हैं। गुफा में 2-2 रास्ते थे। चारों जोड़ों में अलग अलग आते हैं। चित्रा डर गई। ऋषि उसे आवाज़ देकर बुलाता है। अय्यनार सत्या वाला रास्ता आगे बंद था। वहाँ एक छेद था जहाँ जाल बुनने वाले कीड़े थे। ऋषि को दीवार पर बहुत सारी पेंटिंग दिखती है जो उन लोगों ने बनाई थी जिन लोगों ने आग में कूदकर जान दी थी। वो कीड़े छेद से बाहर आते थे। सत्या और अय्यनार भाग जाते हैं। चित्रा को अपने आसपास मरे हुए लोग दिखते हैं। वो इधर उधर भाग जाती है। वो ऋषि के पास आती है। उसे वहाँ भी वो ही दिख रहे थे। ऋषि उसके पीछे जाता है और गड्ढे में गिर जाता है। फिर सत्या और अय्यनार ऋषि को बचाने आते हैं। ये वही गड्ढा था जिसमें लोगों ने कूद के अपनी जान दी थी। वहाँ बहुत कंकाल थे। चित्रा वहीं पर बैठी थी। वे एक रिटायर्ड DFO के पास जाता है। वो बताता है 30 साल पहले मैं एक DFO था। एक कबीले ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। हमने उन जगह खाली करने के लिए कहा। उन्होंने विरोध किया और सुसाइड कर ली। फिर अगले दिन में काम पर नहीं आए। हमने वहाँ देखा कि गुफा से धुआं आ रहा है। तब